Hello friends, welcome to my channel. I am Dr. Beena Sethi, Associate Professor in Chemistry, and my today's topic is D block element, and in this D block element we will discuss density of D block elements, melting point and boiling point of D block elements and ionization energy of D block elements. सबसे पहले हम देखते हैं कि जो डेंसिटी है वो एक्चुअली होती क्या है। वो होती है मास अपॉन वॉल्यूम। अब जो मास अपॉन वॉल्यूम है हम डेंसिटी को दो तरह से फाइंड आउट करेंगे। एक तो एटॉमिक डेंसिटी यानी कि एटम, इंडिविजुअल एटम ऑफ एनी एलिमेंट, जैसे ये स्कैंडियम है, फिर टाइटेनियम है, वेनेडियम है, ये एटम्स कितने डेंस हैं। तो ये किस पे डिपेंड करेगा कि एटम का मास कितना है और एटम की रेडियस कितनी है, क्योंकि रेडियस से ही आप क्या निकालते हो, वॉल्यूम निकालते हो। तो 4/3 पाई आर क्यूब कर दोगे तो उस एटम का पर्टिकुलर वॉल्यूम आ जाएगा और आप उसके मास में क्या करोगे, डिवाइड कर दोगे तो यू विल गेट डेंसिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर एटम। लेकिन अगर हमें मेटेलिक क्रिस्टल की डेंसिटी निकालनी है, अगर हम बात करें मेटेलिक डेंसिटी की, तो हम क्या देखते हैं कि मेटेलिक डेंसिटी में हमें एक मेटल का क्रिस्टल लेना होता है। उस क्रिस्टल का हम वॉल्यूम देखते हैं और उसका मास देखते हैं और मास डिवाइड बाय वॉल्यूम करके हम डेंसिटी फाइंड आउट करते हैं। तो अब इस मेटेलिक क्रिस्टल में क्या होता है, देयर आर मेनी मेटेलिक एटम्स। अब ये एटम्स कौन से हैं, वेदर दे आर लाइटर और हेवियर, इनका अपना वेट क्या है, इनकी अपनी डेंसिटी क्या है, इस बात पे डिपेंड करेगा। कि आपने हल्के एटम्स ले रखे हैं तो ये क्रिस्टल भी लाइटर होगा और अगर वो एटम्स हैवी हैं तो क्रिस्टल भी क्या होगा, हैवियर होगा। तो सबसे पहले तो डेंसिटी डिपेंड करती है मास ऑफ एटम पे कि एटम का मास क्या है। नेक्स्ट डिपेंड करती है वॉल्यूम पे कि अगर ये इनका वॉल्यूम, आप डी ब्लॉक में देखते हो लेफ्ट टू राइट वॉल्यूम कम होता है, तो अगर मास बढ़ता जा रहा है, वॉल्यूम कम होता जा रहा है, तो एटम्स क्या होते जा रहे हैं, डेंसर होते जा रहे हैं। तो ज्यादा डेंसर जो एलिमेंट्स होंगे उनके एटम्स को पैक करेंगे तो क्रिस्टल की जो डेंसिटी है वो भी क्या आएगी, ज्यादा आएगी। तीसरा फैक्टर होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉर बॉन्डिंग, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल फॉर बॉन्डिंग। अब कौन से इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग के लिए अवेलेबल होते हैं, 4s के तो सारे और 3d के अनपेयर्ड। तो देखो अब अगर हम काउंट करें तो हम क्या देखते हैं कि स्कैंडियम जो है वो कितने इलेक्ट्रॉन रखता है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, इसके पास 3d1 4s2 है तो 4s के 2, 3d का 1। टाइटेनियम के पास 3d2 4s2 तो 4, और इसके पास 5 6 7 और वापस 6 5 4 3 इस तरह से डिक्रीज होंगे। तो हम क्या देखते हैं, मिडिल ऑफ द सीरीज में जो अवेलेबल इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ज्यादा हैं। तो डेंसिटी सबसे ज्यादा किसकी होनी चाहिए, मैग्नीज की, कि यहाँ पे एटम्स ने आपस में जो बॉन्ड बना रखे हैं। क्योंकि मेटेलिक क्रिस्टल्स में क्या होता है, इस तरीके के एटम्स जो है बहुत सारे एटम्स के साथ एक साथ बॉन्ड बनाते हैं, इसके साथ ऊपर नीचे सब चारों डायरेक्शन में जितना इसका कोऑर्डिनेशन नंबर है उतने एटम्स के साथ एक साथ बॉन्ड बनाते हैं। तो अब उस बॉन्डिंग के लिए इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे बॉन्डिंग उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी और वो क्रिस्टल उतना ज्यादा डेंस होगा। तो हम क्या देखते हैं कि मैग्नीज के पास सबसे ज्यादा है, तो फिर तो डेंसिटी क्या होनी चाहिए, सबसे हाईएस्ट किसकी आनी चाहिए, जो मैंने रेड कर्व से दिखाया मैग्नीज की आनी चाहिए। लेकिन एक्चुअल ऐसा होता नहीं है क्योंकि मैग्नीज से ज्यादा डेंसिटी क्रोमियम की आती है। क्योंकि हम जानते हैं कि जो डेंसिटी है वो केवल नंबर ऑफ अवेलेबल इलेक्ट्रॉन्स पे ही डिपेंड नहीं करती, इसके साथ एक और फैक्टर होता है, वो होता है पैकिंग। कि ये जो एटम्स हैं ये कौन से पैटर्न में पैक्ड हैं, whether they are packed according to BCC pattern or FCC pattern or HCP. We know that BCC pattern is loose pattern. इसमें एटम्स दूर दूर रहते हैं, इंटरस्टिशियल स्पेस ज्यादा होता है और इसकी डेंसिटी फिर क्या हो जाएगी, जब एटम्स दूर दूर हैं, बीच में जगह खाली है, इंटरस्टिशियल स्पेस है, तो इसीलिए क्योंकि मैग्नीज की जो पैकिंग होती है वो होती है BCC और इसकी होती है FCC। तो पैकिंग के कारण, हालांकि इसकी बॉन्डिंग हल्की सी वीक है मैग्नीज से, लेकिन पैकिंग के कारण
जो सबसे हाई डेंसिटी मिलती है हमें वो किसकी मिलती है, क्रोमियम की। तो हमें इस टाइप का ग्राफ मिलता है। लेकिन अगर मैं बात करूं एटॉमिक डेंसिटी की, तो एटॉमिक डेंसिटी में आपको मैंने बताया था किसके ऊपर डिपेंड करता है, मास अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब। तो आर की वैल्यू, रेडियस की वैल्यू लेफ्ट टू राइट डिक्रीज होती है, लेकिन मास कंटिन्यूअसली इंक्रीज होता है। मास तो इंक्रीज होता है और रेडियस कम हो रहा है तो वॉल्यूम क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो दोनों ही फैक्टर क्या कहते हैं कि लेफ्ट टू राइट एटम्स जो है वो डेंसर होने चाहिए, लाइट से डेंसर होने चाहिए। तो हम क्या देखते हैं, हमें इस तरीके का कर्व मिलता है। लास्ट में जाके डेंसिटी नीचे क्यों हो जाती है, वो इसलिए हो जाती है क्योंकि जिंक में 3D10 कॉन्फ़िगरेशन होता है, तो उसका साइज थोड़ा सा बड़ा होता है, जिससे वॉल्यूम बढ़ जाता है। वॉल्यूम बढ़ने से फिर डेंसिटी क्या हो जाती है, थोड़ी सी कम हो जाती है। तो ये वाला जो कर्व है इट डिनोट्स मेट एटॉमिक डेंसिटी के, एटम्स कितने हल्के हैं या कितने भारी हैं। जबकि ये जो कर्व है वो किसके हैं, ये है मेटेलिक क्रिस्टल की डेंसिटी। नेक्स्ट, अगर हम 3D के साथ साथ 4D 5D को भी कंपेयर करें तो हम क्या देखते हैं कि अगर ये 3D का कर्व इस तरीके से है तो 4D के एटम्स तो और हैवी होंगे, लेकिन वॉल्यूम उतना ज्यादा नहीं बढ़ता जितना कि मास बढ़ता है। तो हम क्या देखते हैं, इसकी डेंसिटी इससे 5-10 टाइम ज्यादा होती है 4D की। और अगर हम 5D को कंपेयर करें तो वहां तो साइज बिल्कुल नहीं बढ़ता, लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन होता है, लेकिन मास एकदम से ज्यादा बढ़ता है। 32 हमें इंक्रीज करने पड़ते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स और भी ज्यादा, क्योंकि यहाँ पे लेंथेनॉइड्स के भी एलिमेंट्स बीच में आ चुके हैं। तो इसकी डेंसिटी तो बहुत ज्यादा होती है। तो हम क्या देखते हैं, टॉप डाउन, अगर हम 3D से 4D और 4D से 5D में आएंगे तो डेंसिटी विल इंक्रीज। यहां से यहां तो इंक्रीज होगी, यहां से यहां वेरी इंक्रीज होगी, यानी कि बहुत ज्यादा इंक्रीज होगी बिकॉज ऑफ स्मॉल वॉल्यूम ऑफ 5D एलिमेंट्स। तो यहाँ पे हमने देखा 3D, 4D, 5D का डेंसिटी और एटॉम सेम वे में एटम्स की डेंसिटी जो है इस तरीके से 4D की और इस तरीके से 5D की डेंसिटी चेंज होती है। तो ये था डेंसिटी। अब हम देखेंगे इसका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो हैं वो सीधा सीधा बॉन्डिंग पे डिपेंड करते हैं और टू सम एक्सटेंट किस पर डिपेंड करते हैं, मेटेलिक डेंसिटी पे। क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि आपने एक तो लाइटर एलिमेंट लिया, एक हैवियर लिया, तो हैवियर वाले की जो है मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा ही होगा, नहीं। क्यों? क्योंकि डिपेंड करेगा कि ये अपने साथ वाले एलिमेंट्स एटम्स के साथ कैसा बॉन्ड बना रहा है। अगर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना रहा है तो क्या होगा, यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा, और अगर वीक बॉन्ड बना रहा है तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, कम। बल्कि ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि इसने यहाँ से बॉन्डिंग कैसी बना रखी है और इसकी पैकिंग कितनी स्ट्रॉन्ग है, कितने ज्यादा बॉन्ड बना रखे हैं। तो हम क्या देखते हैं कि जो मिडिल ऑफ द सीरीज है उसमें क्योंकि नंबर ऑफ अवेलेबल इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं, 4, 5, 6, 7 इस तरीके से। तो मिडिल ऑफ द सीरीज के जो एलिमेंट्स हैं, चाहे वो 3D के हों, चाहे 4D के, चाहे 5D के, उनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। लेकिन टॉप टू डाउन अगर हम आते हैं तो जैसे डेंसिटी इंक्रीज होती है, बॉन्डिंग का भी क्या होता है, पार्ट इंक्रीज होता है। इसीलिए हम क्या देखते हैं कि जो क्रोमियम के नीचे वाला एलिमेंट है, क्रोमियम, मॉलिब्डेनम, टंगस्टन, टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट पूरी पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स की बात करें तो इसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होता है। इसका होता है 3410 डिग्री सेंटीग्रेड। इसीलिए क्योंकि ये हाई टेम्परेचर तक अब सॉलिड स्टेट में ही रहता है, वी यूज दिस एलिमेंट इन बल्ब फिलामेंट्स। बल्ब फिलामेंट्स में आप जानते हो जो हमारे इलेक्ट्रिक बल्ब होते हैं घरों में, हम पहले जो काम में लाते थे उनमें इस तरीके से पतली सी वायर फिलामेंट की होती थी। अब ये इतनी पतली वायर, अगर 1000 वॉट का बल्ब भी है और वो घंटों तक जल रहा है तो ये इतना गर्म हो जाता था लेकिन मेल्ट नहीं होता था।
क्यों? क्योंकि ये टंगस्टन का बना होता था। लेकिन जो डुप्लीकेट बल्ब्स आते थे उनमें क्या होता था, ये टंगस्टन की जगह मिक्स्ड एलॉयज का बना देते थे, तो उससे क्या होता था, वो बल्ब जल्दी फ्यूज हो जाता था और वो मेल्ट हो जाता था। तो इसीलिए टंगस्टन को हम क्या करते हैं, बिकॉज ऑफ इट्स प्रॉपर्टी दैट इट हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट, वी यूज इन बल्ब फिलामेंट्स। इसके अलावा अगर हम मर्करी, कॉपर, जिंक, इधर जो लास्ट वाले एलिमेंट्स हैं, कॉपर है, जिंक है, इसके बाद सिल्वर है, गोल्ड, इनका मेल्टिंग पॉइंट इतना ज्यादा नहीं होता, जबकि ये इनकी एटॉमिक डेंसिटी ज्यादा है। क्यों नहीं होता? क्योंकि इनकी जो बॉन्डिंग है अपने साथ वाले एलिमेंट्स के साथ, उसके लिए इनके पास ओनली इधर 1 और 2 इलेक्ट्रॉन्स ही हैं। तो ये इनकी मेटेलिक बॉन्डिंग वीक होने से इनका जो बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट है, वो कम होता है। अगर हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स की आयनाइजेशन एनर्जी देखें तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी होती है एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव, यानी कि हमें क्या रिमूव करना, एन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन कहां से रिमूव करना, फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल, यानी कि आउटर मोस्ट शेल जो है उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालना है हमें। और वो एटम कैसा होना चाहिए, आइसोलेटेड, न्यूट्रल और गैसियस होना चाहिए। तो अब ऐसे ऐसे हम 1 मोल एटम्स लेंगे और उसमें उसकी भी कौन सी स्टेट, ग्राउंड स्टेट लेंगे। तो ग्राउंड स्टेट में अगर एटम्स हैं और कितने हैं, 1 मोल है, आइसोलेटेड है, न्यूट्रल है, गैसियस है, अब इलेक्ट्रॉन निकालना आउटर मोस्ट शेल से, इसके लिए जो एनर्जी दी जाती है उसको हम क्या कहते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी। सपोज मैंने यहाँ एक मेटल क्रिस्टल लिया जो 1 मोल लिया, तो ये कैसा था, सॉलिड था। अब सॉलिड को मैंने हीट दिया, तो ये हीट ने क्या किया, इसको सिर्फ मेल्ट किया, लिक्विड को फिर मैंने हीट दी, तो इसने क्या किया, इसको बॉईल किया, ये गैसियस स्टेट में आ गया। तो यहां से लेके यहां तक की एनर्जी हर मेटल के केस में डिफरेंट होगी। कोई किसी का मेल्टिंग पॉइंट कम होगा, किसी का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। तो हमें इस एनर्जी से कुछ नहीं लेना देना होता, हमें तो ये देखना होता है कि यहां तक हमने जब एटम्स को पहुंचा दिया, 1 मोल एटम्स को, और ये गैसियस स्टेट में आ गए, तो ये न्यूट्रल भी है क्योंकि अभी इनमें से कोई इलेक्ट्रॉन नहीं निकला, आइसोलेटेड भी है क्योंकि आपस में बॉन्डेड नहीं है, और गैसियस तो है ही है। अब आपने इसको जो डेल्टा एनर्जी दी, तो इसमें से क्या होगा, हर एटम में से 1 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा और पॉजिटिव आयन बनेगा। ये एनर्जी जो है ये कहलाती है फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। अब अगर आप इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन और रिमूव करते हो तो वो एनर्जी क्या कहलाएगी, सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी, और ये बन जाएगा +2 और इलेक्ट्रॉन में अब एक और दोगे, सक्सेसिव जैसे आप और एनर्जी देते जाओगे तो आपको क्या होगा, थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी, और ये बनेगा +3 और इलेक्ट्रॉन में। तो हम क्या देखते हैं, सारे के सारे जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं उसमें अगर हम सबसे पहले 3D की बात करें तो 3D में लेफ्ट टू राइट जेड इंक्रीज हो रहा है, जेड इफेक्टिव भी इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि साइज क्या होता जा रहा है, डिक्रीज। जब साइज डिक्रीज होगा तो न्यूक्लियर चार्ज आउटर मोस्ट शेल के ऊपर क्या जाएगा, ज्यादा जाएगा। तो इसीलिए आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू इस तरीके से क्या होती है, इंक्रीज होती है। अब अगर मैं बात करूं 3D के बाद 4D की और उसके बाद 5D की, तो उसमें भी क्या होगा, 4D और 5D में भी, क्योंकि वॉल्यूम उतना नहीं बढ़ता जितना कि जेड, और हम इसमें 4D से 5D, लेकिन 3D से 4D में हम क्या देखते हैं, वॉल्यूम बढ़ता है, साइज बड़ा होता है। इस तरीके से ये 3D है तो 4D का साइज बड़ा होता है, तो साइज इंक्रीज होने पर आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है साइज के। तो यहां से यहां आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, डिक्रीज होती है, लेकिन 4D से 5D पे क्या होगी, इंक्रीज होगी। वाई, बिकॉज यहाँ पे आपने क्या किया है, साइज को बड़ा नहीं किया, न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स क्या कर दिए आपने, इंक्रीज कर दिए। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू लेफ्ट टू राइट किसी भी पीरियड में हम बात करें, चाहे 3D में, चाहे 4D में, चाहे 5D में, वो लेफ्ट टू राइट क्या होती है, इंक्रीज। अगर हम साथ में ये देखें कि फर्स्ट के बाद सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी या सेकंड के बाद थर्ड, वो लगातार इंक्रीज होगी, यानी कि फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी क्योंकि आप न्यूट्रल में से निकाल रहे हो, सेकंड उससे ज्यादा होगी और थर्ड जो है उससे भी ज्यादा, फोर्थ इसी तरीके से क्या होता है, सबकी आयनाइजेशन एनर्जी चाहे कोई सा भी मेटल एटम है उसकी इंक्रीज होती है। अब अगर हम ध्यान से देखें क्रोमियम को, तो बाकी सारे एलिमेंट्स, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, ये सब क्या करते हैं,
+2 एक साथ बनाते हैं, यानी कि आपने पहला इलेक्ट्रॉन रिमूव किया तो दूसरा भी चला जाता है, क्योंकि सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी उसका गैप जो है वो 11.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से क्या होता है, कम होता है। दो का यानी कि फर्स्ट और सेकंड का जो गैप है वो इससे कम होता है, तो एक साथ दो जाते हैं। लेकिन क्रोमियम का जो सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी है वो लिटिल बिट हाई होती है। इसी तरीके से कॉपर की जो सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी है वो भी कंपैरेटिवली हाई होती है। वाई? क्योंकि क्रोमियम की बात करें तो इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है 4s1 3d5, तो पहला इलेक्ट्रॉन s में से जाएगा, लेकिन जब एक निकल गया तो क्रोमियम प्लस का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है 3d5 4s0, तो अब आपको हाफ फील्ड में से इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ता है, इसीलिए सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी इसकी कंपैरेटिवली हाई होती है। सिमिलरली कॉपर का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो 3d10 4s1 है, और जब कॉपर +1 की बात करेंगे तो वो हो जाएगा 3d10 4s0। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन तो s में से जा रहा है तो कम है, लेकिन सेकंड किस में से जाएगा, फुलफिल्ड d10 में से, इसलिए इसकी सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी थोड़ी सी हाई होती है। तो ये था ऑल अबाउट डी ब्लॉक एलिमेंट्स का। हमने इसमें डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एंड आयनाइजेशन एनर्जी को डिस्कस किया। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं, आप इससे समझ पा रहे हैं, तो आप प्लीज इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपनी फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। कोई आपकी क्वेरीज है, यू कैन राइट इन माई कमेंट बॉक्स ऑल्सो। थैंक यू।